आज मैं तुम लोगों के सामने बिहार बोर्ड का SCERT बुक का पूरा इंग्लिश का जो भी चैप्टर है उसका निचोड़ लेकर आया हूँ। अगर जो तुम लोगों ने ये देख लिया तो एग्जाम में इंग्लिश के मार्क्स आने में, क्वालिफाई करने में तुम लोगों को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एकदम बेसिक सारे के सारे क्वेश्चन मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कवर कर दिए हैं। तो पूरा का पूरा वीडियो एक बार जरूर देखना। 100 क्वेश्चन का एकदम बिल्कुल सीरीज है। ये 100 क्वेश्चन पूरे के पूरे किताब से मैंने निचोड़ कर निकाला है कि जो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं। तो एक एक क्वेश्चन को यहां पर देखना और जो जो भी मेन पॉइंट लगे उसे कॉपी पे नोट करना, नहीं तो फिर यहां पे देखो क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहां पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। देखो ऐसे क्वेश्चन अब तुम लोगों को देखने को नहीं मिलता था, बट यहाँ पे कुछ मैंने क्या बोला, पूरे SCERT बिहार बोर्ड का जो इंग्लिश का बुक है उसका निचोड़ लेकर आया हूं और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा चांसेस है ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने का। तो चलो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लिए कि पहला क्वेश्चन क्या है। जो हु रोट द रोट का मतलब होता है लिखना, फेमस बुक का मतलब होता है प्रसिद्ध पुस्तक, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, यानी कि द रोमन एम्पायर का जो प्रसिद्ध बुक है वो किसने लिखा था, द डिक्लाइन एंड फॉल। डिक्लाइन का मतलब होता है गिरना, फॉल का मतलब होता है बर्बाद हो जाना। तो रोमन एम्पायर का बर्बाद होने का जो बुक है, कहने का मतलब यही बोला है कि वो किसने ये फेमस बुक लिखा है। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड गिब्बन, ठीक है, तीसरा है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फोर्थ है HE बेट्स। तो चलो इसका जो ऑप्शन होगा, जो आंसर होगा वो कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, जिनका नाम है एडवर्ड गिब्बन। ठीक है ना, एडवर्ड गिब्बन, थोड़ा सा एडवर्ड लिखा गया है, एडवर्ड होगा, एडवर्ड गिब्बन इनका पूरा का पूरा नाम है, जिन्होंने एक किताब लिखा था। एकदम बिल्कुल याद रखना इस चीजों को। सेकेंड क्वेश्चन है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। ये किस तरह का पोएम है, ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है वो किस तरीके का पोएम है। एक डिडैक्टिक है यानी उपदेशात्मक है, दूसरा का दूसरा हम बोल सकते हैं इसको एलोगोरिकल है, तीसरा लव पे है और वो एक मिनट युद्ध पे है। तो बताओ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किस तरीके का पोएम है। तो क्या ये डिडैक्टिक है, बिल्कुल ये गलत है। दूसरा क्या एलोगोरिकल है, बिल्कुल ये गलत है। तीसरा किस चीज के ऊपर है, ये लव के ऊपर लिखा गया है। जॉन डन की ये कविता है, ये जो कविता लिखा है, ये जो पोएम लिखा है उसके जो ऑथर हैं वो जॉन डन है। अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं और यह कविता उनके प्यार, लव के बारे में है, ना तो युद्ध के बारे में है, ना तो उपदेश के बारे में है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नानुका वॉज कमिंग टू दिल्ली, नानुका दिल्ली आता है टू सी सम, क्या देखने के लिए, नानुका कुछ डैश से मिलने दिल्ली आ रहे हैं, मतलब वो क्या देखने के लिए नानुका दिल्ली आ रहे हैं। मिनिस्टर्स, मंत्रियों को देखने के लिए, डॉक्टर्स को देखने के लिए, फ्रेंड्स को देखने के लिए, गवर्नर्स को देखने के लिए। तो किसको देखने के लिए वो दिल्ली आ रहे हैं बताओ। जो नानुका है वो अ पिंच ऑफ स्नफ कहानी है। ये पिंच ऑफ स्नफ कहानी से इस कैरेक्टर को उठाया गया है। नानुका का बोलते हैं इसको, दिल्ली अपनी बहन के घर आ रहे हैं इसलिए क्योंकि उन्हें कुछ मंत्रियों से मिलना है। किससे मिलना है, मंत्रियों से मिलना है। और जो दिल्ली आ रहे हैं वो कहाँ आ रहे हैं, अपनी सिस्टर के यहाँ आ रहे हैं, अपनी बहन के यहाँ आ रहे हैं। किससे मिलने के लिए, मंत्रियों से मिलने के लिए नानुका का। ठीक है, हु इज द पोएट ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के पोएट कौन है, ऑथर कौन है, कवि कौन है। ठीक है ना, देखो कुछ कुछ हिंदी में टाइपिंग में गलत हुआ है तो उसका दिक्कत नहीं लेना। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि कौन है, जॉन लिख दिया है, यहां पे होगा कौन है। तो कौन है बताओ जल्दी से, जॉन डन है, ठीक है, वॉल्ट हिटमैन है, WH ऑर्डन है, पच लिख दिया, H होगा, H ऑर्डन है, जॉन कीट्स हैं। बताओ कौन है, याद रखना इस चीज बच्चों, WH ऑर्डन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के जो पोएट हैं वो कौन है हमारे, WH ऑर्डन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि वॉल्ट हिटमैन, कहने का मतलब है ओहो गलत हो गया, ये WH ऑर्डन नहीं है, ये होगा वॉल्ट हिटमैन है,
मैं दूसरा देख लिया, क्या इसके पोएट जो है वो कौन है? वॉल्ट हिटमैन है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के कवि वॉल्ट हिटमैन है, जो पीपल्स पोएट भी कहा जाता है, जो इनको जो है पीपल्स का यानी लोगों का कवि भी कहा जाता है, यानी पीपल्स पोएट कहा जाता है, पीपल्स पोएट इनको कहा गया है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, कहां? डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां कब हुआ था? यानी कि वॉज है ना, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज बोर्न इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहां यानी कब हुआ था? बताओ जल्दी से, कब हुआ था मेरे बच्चों? पांचवा आंसर जो होगा वो 1897 में हुआ था इनका जन्म। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था। भारत इज माई होम के चैप्टर के ये पोएट हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत इज माई होम चैप्टर के पोएट हैं और इनका जन्म हैदराबाद में 1897 में हुआ था। द टेक्स्ट द अर्थ इज द अर्थ पार्ट एक है, जो अर्थ चैप्टर है हमारे बुक में वो क्या है? एसे है, स्टोरी है, ड्रामा है, स्पीच है, यानी वो क्या है? बताओ जल्दी से। याद रखना जो अर्थ है वो एक स्टोरी है। क्या है? स्टोरी है। और इसके जो पोएट हैं द अर्थ के वो कौन है? H.E. बेट्स। कौन है? H.E. बेट्स। ठीक है, के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है जिसमें बेंजी नाम के लड़के की कहानी है, यानी जो अर्थ जो चैप्टर है उसमें किस लड़के की कहानी है? बेंजी नाम के लड़के की कहानी है। हु इज कॉल्ड द पिनोर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री? मेटाफिजिकल पोएट्री के अग्रणी किसे कहा जाता है? अग्रणी का मतलब सबसे आगे कौन थे, यानी ये जो पोएट्री है वो सबसे ज्यादा कौन लिखते थे, किनको इसका गुरु माना जाता है मेटाफिजिकल पोएट्री का? बताओ जल्दी से। तो याद रखना मेटाफिजिकल पोएट्री का जॉन डन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक सेकेंड, जॉन डन को माना जाता है। किसको माना जाता है? जॉन डन को। याद रखना इस चीजों को। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जॉन डन मेटाफिजिकल शायरी के जनक कहा जाता है। ठीक है ना। इसका जो पिनोर PIONER इसका मतलब होता है जनक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम क्या है? एक पोएम है या फिर क्या है? हमारा एक पोएट्री नहीं है, ये प्रोज है। इज अ स्पेशल डिलीवर्ड बाय। आई हैव अ ड्रीम द्वारा किसके द्वारा दिया गया है? इसमें से कौन लिखा है? मैंने याद करने का तरीका तुम लोगों को ऑथर और जो चैप्टर है उसका बता दिया था। तुम लोग एक वीडियो बना हुआ है उसमें ट्रिक से मैंने पढ़ा दिया, पीछे जाकर देख लेना, वहां पे तुम लोगों को मिल जाएगा। तो मैंने याद रखा जो सपना है, सपना देखने का किसका हक है? राजा का है। देखो तो इसमें राजा कहाँ है? किंग कौन है? तो किंग ही क्या देखता है? सपना देखता है। इसलिए इससे याद रखना आई हैव अ ड्रीम किसने लिखा है? मार्टिन लूथर किंग ने लिखा है। एक ऐतिहासिक भाषण दिया गया है मार्टिन लूथर किंग द्वारा। अमेरिका में निग्रो लोगों के अधिकारों के लिए इन्होंने भाषण दिया था आई हैव अ ड्रीम में। सेबई वॉज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन। सेबई को किसका गहरा शोक लगा था? बताओ, सेबई को किसका गहरा शोक लगा था? तो याद रखना मेरे बात में, इसमें किसका मैंने एक चैप्टर था उसमें किसके बारे में बताया गया? पंपकिन, गॉड्स, पोटैटोज, फ्लावर्स, किसके बारे में बताया गया? तो याद रखना किसके बारे में? कद्दू। यानी पंपकिन का भी मतलब देखो कद्दू होता है, बट यहाँ पे जो इस चैप्टर में है वो ग्राउट्स के बारे में बताया गया, लौकी के बारे में बताया गया, जिसको हम तुम्बा भी कहते हैं, गोल गोल होता है। ठीक है ना। ये पंपकिन कद्दू कुछ एक अलग होता है ये, लेकिन ग्राउट्स का यूज किया गया है इस चैप्टर में, सेबई के चैप्टर में। और ये जो चैप्टर का नाम है वो कौन सा है? द आर्टिस्ट है। इस सेबई किस चैप्टर से लिया गया है? द आर्टिस्ट नाम का एक चैप्टर है, उससे उठाया गया। इस कहानी में सेबई को ग्राउट्स इकट्ठा करने का जुनून था, ना कि पंपकिन का। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं और ये टिक मार के आ जाते हैं, जो गलत है। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। देखो एक कहानी है द मिस्ट्री कैट जिसका नाम मैकेविटी होता है। इज रिटन बाय, किसने लिखा है इस चैप्टर को? मैकेविटी चैप्टर को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है मेरे बच्चों? T.S. एलियट ने लिखा है। किसे लिखा है?
टी.एस. एलियट ने लिखा है मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली होती है, एक रहस्यमयी बिल्ली होती है जिसे कोई भी पकड़ नहीं पाता है, याद रखना। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज बेस्ड ऑन, जो हमारा भारतीय संस्कृति है वो किस चीजों के ऊपर बेस्ड है, और इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के जो ऑथर है वो कौन है, महात्मा गांधी है। कौन है, महात्मा गांधी है, याद रखना। भारतीय सभ्यता और संस्कृति किस पर आधारित है, बिहाफ ऑफ गॉड यानी ईश्वर में विश्वास करने पर, ठीक है, मेटरलिज्म यानी भौतिकवाद के ऊपर, इमोरलिटी यानी अनैतिकता के ऊपर, और वायलेंस यानी हिंसा के ऊपर। तो किस पे दिया गया है, बिलीफ इन गॉड यानी किसमें, ईश्वर में विश्वास करने पर। गांधी जी के अनुसार भारतीय सभ्यता ईश्वर में विश्वास और नैतिकता पर टिकी है, जबकि पश्चिमी सभ्यता भौतिकवाद यानी मेटरलिज्म के ऊपर टिकी हुई है। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन होगा वो क्या होगा, बिहाफ इन गॉड। हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था, बताओ टाइगर किंग कौन था। देखो इसमें जो टाइगर किंग है, द महाराजा ऑफ पितम, ये वाला जो ऑप्शन हमारा होगा प्रतिबंधम पूरम, ठीक है ना, द महाराजा ऑफ, देखो यहां से देखना, यहां से PRATIVANDADPURM, तो ये तो पूरम हो गया, और ये क्या हो गया, प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं वो यहाँ पे टाइगर किंग के नाम से जाने जाते हैं, यानी प्रतिबंधपुरम, इसका पूरा नाम है प्रतिबंधपुरम के महाराजा। द किंग ऑफ मैसूर नहीं, द हंटर नहीं, अ फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं। देखो ये जो है प्रतिबंधपुरम के महाराजा ही टाइगर किंग कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 100 यानी 100 बाघ मारने की कसम खाई थी, इसलिए इन्हें टाइगर किंग के नाम से जाना जाता है। इन द सोल्जर, देखो द सोल्जर एक चैप्टर का नाम है। द पोएट डिक्लेयर्स दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ द फॉरेन फील्ड दैट इज फॉर एवर, यानी द सोल्जर में कवि घोषणा करता है कि विदेशी मैदान का कोई कोना है जो हमेशा के लिए क्या है, यानी कौन सा ऐसा कोना है विदेशी मैदान का जो द सोल्जर के कहानी में बताया गया है। तो याद रखना इसमें जो बताया गया वो किसके लिए, इंग्लैंड के बारे में बोला गया है मेरे बच्चों, किसके बारे में, इंग्लैंड। देखो द सोल्जर के जो हमारे पोएट हैं, जो कवि हैं, वो कौन है, रूपर्ट ब्रुक है, RUPERT, रूपर्ट ब्रुक हैं। एक सैनिक है जो कहते हैं कि अगर मैं विदेश में भी मर जाऊं तो वह जमीन हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि वह एक अंग्रेज ने दफनाया गया है। यानी अपने देश से वो बहुत प्यार करते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं कि मैं अगर जो मर भी जाऊं और मेरा शरीर अगर जो उस देश में दफना दिया जाए तो समझा जाएगा कि जो हो अंग्रेज द्वारा दफनाया गया है वो जमीन भी अंग्रेज की ही कहलाएगी। ऐसा इन्होंने द सोल्जर पोयम में कहा है, ठीक है। लोमोव, क्या नाम है, लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव किससे शादी करना चाहता है। देखो जल्दी जल्दी करवाऊंगा, 100 क्वेश्चन है, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बताते जाऊंगा। लोमोव जो है वो किससे शादी इसमें करना चाहता है, तो याद रखना वो जो शादी करना चाहता है वो इससे यानी कि नतालिया से शादी करना चाहता है लोमोव, ठीक है ना। ये याद रखना, ये अ मैरिज ऑफ प्रपोजल कहानी से उठाया गया है ये कैरेक्टर का, किससे, अ मैरिज ऑफ प्रपोजल कहानी से उठाया गया है लोमोव, ठीक है ना। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट टॉक्स अबाउट द ऑफ ह्यूमन लाइफ, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मानव जीवन की किस बारे में बात करता है, बताओ किस बारे में। मान लिया जाए कोई पेड़ का पत्ता गिर रहा है तो हमारे जीवन में किस चीज के बारे में वो बात करेगा, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करेगा। कभी खुशी के बारे में क्या बात होगा, नहीं, तो फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात होगा, यानी कंठाव के बारे में बात होगा, ठीक है, ये याद रखना। हु डिस्कवर्ड द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल किसने डिस्कवर्ड किया था, किसने खोज की थी थर्ड लेवल का। देखो ये सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि मैं SCERT बुक से उठाया हूं, क्लास 12th का, बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछता है हमेशा एग्जाम में। तो किसने डिस्कवर्ड किया था थर्ड लेवल, सैम ने, चार्ली ने, लुइसा ने, या मनोचिकित्सक यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट ने, किसने, बताओ जल्दी से। तो चार्ली ने खोज किया था, किसने खोज किया था, चार्ली ने थर्ड लेवल का खोज किया था, याद रखना। देखो कहानी का मुख्य पात्र इसमें चार्ली है,
जो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर भटकते हुए थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है। इसके बेसिस पे कहानी है। मैरिज प्रपोजल इज अ एक्ट प्ले। मैरिज प्रपोजल में कितने लोगों के नाटक के बारे में इसमें बताया गया है, अंकीय है कि नाटक के बारे में, तो याद रखना एक। कितने के बारे में बताया गया? एक। इसमें एंटोन चेखोव के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? एंटोन चेखोव, CHEKHOV। एंटोन चेखोव के बारे में लिखा गया वन एक्ट प्ले है, एकांकी नाटक है, यानी एक ही आदमी द्वारा ये प्ले किया गया है। कमला दास इज एन पोएटिस्ट। कमला दास कहाँ की पोएट्री है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है कहाँ की पोएट्री है भाई, तो वो इंडियन पोएट्री है। कमला दास एक प्रसिद्ध इंडियन भारतीय कवित्री है जो अपने बेबाक लेखनी के लिए जानी जाती है। सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सभ्यता मनुष्य को किसकी तरफ इंगित करती है? हाउ टू मेक मनी, पैसे कैसे कमाए, क्या सिविलाइजेशन हमें ये बताती है? द पाथ ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य का मार्ग अपनाना चाहिए, ये बताती है। हाउ टू फाइट, कैसे लड़े, ये बताती है। अ पाथ ऑफ प्लेजर, यानी सुख का मार्ग बताती है। तो याद रखना, द पाथ ऑफ ड्यूटी यानी कर्तव्य का मार्ग बताती है। द स्नेक केम टू द पोएट्स वाटर थ्रू ऑन अ, यानी सांप कवि के पानी के नाद पर आ गया था। किस दिन आ गया था? यानी वो गर्मी के दिन था, ठंडा का दिन था। देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है। बरसात वाले दिन था तो लोग बरसात मार देते हैं, लेकिन वो गर्म था। क्या था? गर्म था, यानी गर्मी का दिन था, इसलिए कवि और सांप दोनों पानी पीने आए थे। एक साथ दोनों की वहां मुलाकात हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, यानी कौन? हु ट्रेवल, नानू काका के साथ मुफ्त में किसने यात्रा की थी? बताओ। तो बिल्ली का बच्चा, याद रखना, किटेन, यानी किसने की थी? किटेन, यानी बिल्ली का बच्चा था, वो नानू का के साथ फ्री में, मतलब टिकट की थी, कि जिसका टिकट नहीं लगा था क्योंकि उसने बिल्ली का बच्चा को एक टोकरी में नानू काक ने छिपा दिया था। ओड टू ऑटम इज रिटन बाय, ओड टू ऑटम किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है। मेरे बच्चों याद रखना, किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है, क्योंकि जॉन कीट्स एक प्रकृति प्रेमी थे, उन्होंने ही ऑड टू ऑटम लिखा था। डॉक्टर सादेओ हॉकी वॉज अ फेमस, डॉक्टर सदाओ ऐसे बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सदाओ। डॉक्टर सदाओ हॉकी एक प्रसिद्ध सर्जन थे, यानी कि प्रसिद्ध सर्जन थे। कहां के एक प्रसिद्ध सर्जन थे? बताओ जल्दी से। तो याद रखना, एक जापानीज प्रसिद्ध सर्जन थे। ठीक है। द इनेमी कहानी में है, इनका जो कैरेक्टर है किस कहानी में है? द इनेमी, द ENEMY, द इनेमी कहानी में डॉक्टर सदाओ एक जापानीज यानी जापानी डॉक्टर थे। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड इज रिटन बाय, आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड किसने लिखा है? तो याद रखना मेरे बच्चों, ब्रेटंड रसल ने लिखा है। किसने लिखा है? ब्रेटंड रसल ने लिखा है, एक निबंध है। आइडियाज डेट हैव हेल्प मैनकाइंड क्या है? एक एस्से है। याद रखना, ये क्या है? एस्से है। एस्से है यानी एक निबंध है। KN दारूवाला, नाम भी ऐसा है, KN दारूवाला इज एन पोएट, यानी KN दारूवाला कहाँ के पोएट हैं? बताओ जल्दी से, कहाँ के पोएट हैं? तो इंडियो एंग्लियन है, इंडियो एंग्लियन पोएट ये हैं, जो भारतीय अंग्रेजी में लिखते हैं, यानी कि ये भारतीय भी हैं लेकिन जो लिखते थे वो अंग्रेजी में लिखते थे। हु सेज द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक, किसने कहा पास्ट कभी मरता नहीं है? पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट कभी भी नहीं मरता है, और स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब अतीत जो है वो मृत और स्थिर नहीं है। इट इज अलाइव, वो जीवित है, और वो गतिशील है, यानी अपने अनुसार तेजी से वो बढ़ रहा है। इसमें किसने ये बात कहा था? तो याद रखना मेरे बच्चों, जो कहा था वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कौन सा चैप्टर लिखा है? भारत इज माई होम लिखा है। द पोएटेस इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस बैक्स एट डोर्स, कहने का मतलब है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में कवित्री के दरवाजे पर भीख मांगती है, यानी किसके दरवाजे पर भीख मांगती है? बताओ जल्दी से।
बताओ जल्दी से। अरे ये जो होता है वो अजनबियों यानी स्ट्रेंजर्स के दरवाजे पर वो क्या करती है, भीख मांगती है। इसमें देखो क्या होता है, दादी के मरने के बाद कवित्री को प्यार की तलाश में अजनबियों के दरवाजे पर जाना पड़ता है, इसलिए वो हर एक अजनबी के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए जाया करती थी। ठीक है ना। और कौन सा चैप्टर है, माई ग्रैंड मदर, जिसके राइटर है कमला दास। बेंजे, कौन, बेंजे। बेंजी पेरेंट्स गिव हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज। बेंजी के जो माता पिता है उन्होंने एक पासबुक दिया था बेंजी को, उसमें जो पैसा पासबुक दिया था वो कितने साल का था, बेंजी कितने साल का था, तो जब वो 21 साल का हो गया था तब उसको माता पिता ने उसको उसमें बेंजी को पैसे दिए थे, मतलब पासबुक दिए थे। द बेस्ट लैंड इज रिटन बाय, जो बेस्ट लैंड है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखना टीएस, किसके द्वारा लिखा गया है, टीएस एलियट के द्वारा लिखा गया है द बेस्ट लैंड। द बेस्ट लैंड टीएस एलियट की सबसे प्रसिद्ध रचना है, यह एग्जाम में आना एकदम कॉमन है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जेआर से क्या होता है, जूनियर, आस्क द निग्रो, ये क्या होता है, निग्रो, टू फॉलो द पाथ ऑफ। जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर निग्रो लोगों के किस मार्ग का अनुसरण करने के लिए कहते हैं, जो मार्टिन लूथर किंग है वो निग्रो लोगों को क्या बोलते हैं कि तुम्हें कैसा पाथ अपनाना चाहिए, कौन सा पाथ अपनाना चाहिए, तो सीधी सी बात है नन वायलेंस यानी कि अहिंसा का पाथ अपनाना चाहिए। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट जो चैप्टर है जिसके लेखक जापान के हैं, जिसके लेखक कौन है, जापानी है, एक महिला है जिसका नाम है शिगा नोएया, शिगा ना ओ या, शिगा ना ओ या, कहाँ के हैं, द आर्टिस्ट चैप्टर के एक जापानी लेखक है जिनका नाम है शिगा नाओया। इस चैप्टर में मुख्य पात्र कौन है, तो इस चैप्टर में जो मुख्य पात्र होगा वो कौन होगा, जल्दी से बताओ। सेबई है, कौन है, अभी ऊपर ही बताया था कौन है, सेइबेई है, कौन है, सेइबेई है। ठीक है, क्योंकि इसी में इसकी बात होती है सेबेई की। चलो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। द लाइन एंड द पाम गो रोलिंग ऑन, एंड द पाम गो रोलिंग ऑन इज फॉर्म, यानी कहां से ये पंक्ति को उठाया गया है, बताओ जल्दी से। एंड द पाम गो रोलिंग ऑन, बताओ कहां से पंक्ति को उठाया गया है, तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से उठाया गया है। कौन से कौन से पोयम से उठाया गया है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से, एंड द पाम गो रोलिंग ऑन। गो रोलिंग का मतलब होता है नीचे की तरफ वो गिर रहा है, जो पत्ते हैं, इसकी बात की जा रही है। मिस्टर लैम्ब हैज एन अ लेग, मिस्टर लैम्ब का एक पैर क्या है, जो मिस्टर लैम्ब है उनका एक पैर जो है वो किस चीजों से बना हुआ है, तो याद रखना टीन का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है, देखो जो SCERT क्लास 12th में 2 सेक्शन है, एक पोएट्री सेक्शन है, एक कौन सा चैप्टर है हमारा, प्रोस सेक्शन, एक और तीसरा भी सेक्शन है, उससे भी कुछ कुछ क्वेश्चन आता है, उसी तीसरा सेक्शन से है। और तीसरा सेक्शन का जो चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट चैप्टर है, ऑन द फेस इट चैप्टर से ये क्वेश्चन को उठाया गया है। तो उनका लकड़ी किससे बना हुआ है, टीन से बना हुआ है। हु रोट इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई, इंडिया थ्रू द ट्रेवलर्स आई किसने लिखा है, मैंने बोला भारत को हम अपनी अच्छी आंखों से देखेंगे, तो जो आंखें देखेगी वो मोती की तरह होगी, तो ढूंढो इसमें मोती, मोती ढूंढो, मैंने ट्रिक से पढ़ाया है सारा। तो पर्ल्स, पर्ल्स का मतलब क्या होता है, मोती, तो किसने लिखी है भाई, पर्ल्स एस बक ने लिखी है इस चैप्टर को। रूपर्ट ब्रुक कैप्चर द स्पिरिट ऑफ, रूपर्ट ब्रुक किस की भावना क्या है, कि वो किस चीज को पकड़ने की भावना रखते हैं रूपर्ट ब्रुक, बताओ जल्दी से। तो वो जो है वो किस चीज का, देशभक्ति की भावना रखते हैं, किसकी भावना रखते हैं, पैट्रियोटिज्म,
किसकी? पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति की भावना रखते हैं रूपर्ट ब्रुक। अ पिंच ऑफ स्नफ इज अ पिंच ऑफ स्नफ एक क्या है? कहानी है, निबंध है, कविता है, वो क्या है? पिंच ऑफ स्नफ। पिंच ऑफ स्नफ क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, एक लघु कहानी है पिंच ऑफ स्नफ, एक मजेदार शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। हु कंपोज्ड फायर हिम? फायर हिमन की रचना किसने की है? तो याद रखा KN दारूवाला। दारू कोई पी लेता है तो समझ जाओ वो आग लगा देता है। क्या लगा देता है? आग लगा देता है। तो फायर का मतलब क्या होता है? आग। तो इस तरीके से याद रखना, जो दारू पीता है वो आग लगा देता है। तो यहाँ फायर हिमन की जो रचना है वो किसने की थी? KN दारूवाला ने की थी। हाउ मेनी पंपकिंस डिड सेवई बाय फ्रॉम द ओल्ड वुमेन? सेवई एक चैप्टर अभी मैंने बताया, द आर्टिस्ट चैप्टर है। आर्टिस्ट चैप्टर में सेवई एक लड़का, छोटा सा लड़का होता है, वो एक वुमेन के पास जाता है जहां पे बहुत सारे पंपकिन नहीं ग्राउट्स बिक रहे होते हैं। तो सेवई जाके कितने ग्राउट्स, कितने पंपकिन देखो यहाँ पे यूज किया है, बट कभी कभी ग्राउट्स का भी यूज होता है इसमें। तो कितने ग्राउट्स वो खरीदता है बूढ़ी औरत से, ये कभी कभी पूछता है। तो याद रखना कितने खरीदता है? वो सिर्फ एक खरीदता है। इसका काम क्या होता है? इसके ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाता है। तो घर वाले इसको डांटते हैं, तुम क्या कर रहे हो? एन एपिटैप डील्स विथ द ब्यूटीफुल। जो एन एपिटैप एक सुंदर, क्या है सुंदर? किसके बारे में बताया गया? सुंदर लड़की के बारे में कहानी है, सुंदर लेडी के बारे में, सुंदर बेबी के बारे में, सुंदर बिल्ली के बारे में। किसके बारे में बताया गया? तो याद रखना है सुंदर लेडी के बारे में। किसके बारे में है? सुंदर लेडी के बारे में। और जो एन एपिटी है वो इसके जो ऑथर है, जो इसके ऑथर है वो कौन है? वॉल्टर दे डी ला मेरे। वॉल्टर डी ला मैरी एक सुंदर लेडी की कब्र। ये एपिथेप का मतलब कब्र होता है। इसका मतलब क्या होता है? कब्र होता है। ठीक है ना। यानी एक कब्र के बारे में बात करें जो अब मर चुकी है। इस कहानी में यह चीज बताया गया है। द प्रेस इज इन द फ्री सोसाइटी। एक स्वतंत्र समाज में प्रेस क्या होना चाहिए? रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए? क्या प्रतिबंध होना चाहिए? क्या फ्री स्वतंत्र होना चाहिए? प्रोहिबिटेड निषेध होना चाहिए? या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेस क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? यानी कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भारत की कोकिला के रूप में किसे जाना जाता है? बताओ जल्दी से। भारत की कोकिला के रूप में सरोजनी नायडू को जाना जाता है। याद रखना नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन है? सरोजनी नायडू है। अंग्रेजी कविता में सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बेंजी वांटेड टू मैरी। बेंजी जो है वो किससे शादी करना चाहता था? फ्लोरेंस से, नतालिया से, रेखा से, मैरी से। तो किससे शादी करना चाहता था बेंजी? नतालिया से शादी करना चाहता था। याद रखना मेरे बच्चों, किससे? नतालिया से शादी करना चाहता था बेंजी। नहीं 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 नहीं, नतालिया से नहीं करना चाहता था। बेंजी जो है वो फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था। याद रखना, गलती हो गया। फ्लोरेंस से शादी करना चाहता था क्योंकि बेंजी को अपने घर की नौकरानी फ्लोरेंस से प्यार हो गया था और वह उसी से शादी करना चाहता था। फ्लोरेंस क्या था? उसके घर की नौकरानी थी और उसी से बेंजी को प्यार हो गया था। द पोएट इज स्नेक वॉज वियरिंग। स्नेक कविता में कवि ने क्या पहन रखा है? जूते पहन रखे हैं, पैजामाज पहन रखा है, सूट पहन रखा है, कोट पहन रखा है। वो क्या पहन रखे हैं? तो पैजामा पहन रखे। देखो कहां से क्वेश्चन आता है। हु इज द ऑथर ऑफ द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल जो हमारा कहानी है, लेखक उसके कौन है? जैक फिनी है, पर्ल्स एस बक है। ये तो याद रखना जैक फिनी है। कौन है हमारे? जैक फिनी है इसके। ठीक है ना। मैकेविटी। मैकेविटी इज अ कैट। मैकेविटी कैसी बिल्ली है? तो एक मिस्ट्री बिल्ली, एक रहस्यमयी बिल्ली है जो हमेशा गायब हो जाती है, किसी के पकड़ में नहीं आती है। ठीक है। सीगा नोया, देखो अब आ गया ना, मैंने पीछे बताया था। सीगा नोया और द आर्टिस्ट चैप्टर की पोएट है। द आर्टिस्ट चैप्टर की पोएट है। जो शॉर्ट स्टोरी राइटर है वो कहाँ की है? तो याद रखना वो कहाँ की है? वो एक जापानी है। ठीक है। I celebrate myself and sing myself is form. I celebrate myself
एंड सिंग माई सेल्फ कहां से लिया गया है, किस कविता से ये लाइन को उठाया गया है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछता है। बताओ ये कहां से उठाया गया है, तो ये जो उठाया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से उठाया गया है। कहां से उठाया गया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसमें भी माई सेल्फ, इसमें भी माई सेल्फ, ट्रिक याद रखना, ठीक है ना, इससे तुम्हें याद रहेगा, ठीक है ना। यह पंक्ति सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता की पहली लाइन है, ये कविता की पहली लाइन है। चोकावा यानी कि इसको हम बोलते हैं चुबुकोब, क्या बोलते हैं, चुबुकोब इज अ, चुबुकोब एक क्या है, बताओ। चुबुकोब एक लैंड ऑनर है, एक जमींदार है, याद रखना। चुबुकोब एक लैंड ऑनर है। अब मैरिज प्रपोजल जो तुम्हारा MARRI मैरिज प्रपोजल, प्रपोजल जो चैप्टर है उसमें एक जमींदार के बारे में बताया गया है, जो चुबुकोब एक अमीर जमींदार है। अब मैरिज प्रपोजल कहानी में बताया गया है। ऑटम इज अ सीजन ऑफ मिस्ट्स, मिस्ट्स का मतलब क्या होता है, पतझड़, धुंध, धुंध क्या होता है, धुंध। और मैलो का मतलब क्या होता है, मैलो का मतलब मधुर, क्या होता है, मधुर। तो पतझड़, धुंध और मधुर का मौसम है ऑटम। क्या उसमें क्या होता है, ऑटम के सीजन में क्या होता है, बताओ जल्दी से। जो ऑटम के सीजन में क्या होता है, फ्रूटफुलनेस होता है, फल फूल फूलना होता है, फल फूल फूलना होता है, खिलना होता है। ऑटम के सीजन में ऐसा होता है, फ्रूटफुलनेस होता है, ठीक है ना, याद रखना है हमारा, फल फूलन होता है उसमें। हु वाज जीत काला, हु वाज जीत काला सा, जीत काला सा कौन है, जीत काला सा कौन थी, सॉरी कौन थी, बताओ इसमें। इंडियन राइटर है, जीत काला सा लग गया तो खत्म, इंडियन होगा नहीं। नेटिव अमेरिकन राइटर है, यानी एक मूल अमेरिकी लेखिका है। तमिल दलित राइटर है, एक तमिल दलित लेखिका है। और जापानीज राइटर है, एक जापानी लेखिका है। तो बताओ कौन है इसमें, तो वो याद रखना इस चीजों का। नेटिव अमेरिकन राइटर है, एक नेटिव अमेरिकन राइटर है, कौन, जीत काला सा, जीत काला सा एक नेटिव अमेरिकन राइटर है। अ पिंच ऑफ स्नफ, हु इज द नरेटर। अ पिंच ऑफ स्नफ में नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो बोल रहा है, वो कौन है, बताओ। पिंच ऑफ स्नफ में कौन है, मनोहर मालगांवकर, कौन है इसमें, याद रखना, मनोहर मालगांवकर। मैंने बताया था कि मनोहर नाम का लड़का है जो सूंघता है, स्नफ को सूंघता है, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। बामा इज अ राइटर, बामा एक लेखिका है, कैसी लेखिका है, एक तमिल दलित लेखिका है, एक बंगाली है, पंजाबी है, मराठी है। कैसी लेखिका है, तो वो एक तमिल दलित लेखिका है, याद रखना। बामा एक तमिल दलित लेखिका है, इससे याद रखना है, क्लियर। आगे, हु रोट हकलबेरी फिन किसने लिखा है, हकलबेरी फिन, हकलबेरी फिन किसने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है, TS एलियट ने लिखा है, जॉन डन ने लिखा है, या जेन ऑस्टेन ने लिखा है। तो किसने लिखा है, तो याद रखना मार्क, किसने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है, मार्क ट्वेन ने लिखा है। कौन, हल्कबेरी फिन। द सोल्जर इज अ पोएम, जो एक सोल्जर है वो कैसी कविता है, एक प्रकृति की कविता है, युद्ध यानी वॉर की कविता है, लव की है, सैड की है। जो सोल्जर, जब सोल्जर की बात होगी तो वो कैसी कविता है, बताओ जल्दी से मुझे, कमेंट करो आंसर दिमाग लगा के, इसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। अरे जब सोल्जर, जब सैनिक होगा तो कैसी कविता होगी, वॉर यानी कि युद्ध की कविता होगी। किसकी कविता होगी, वॉर की कविता होगी। अकॉर्डिंग टू गांधी माइंड इज अ, गांधी जी के अनुसार मन एक क्या है, रेस्टलेस बर्ड यानी बेचैन पक्षी है, क्लीन स्लेट साफ स्लेट है, मंदिर टेम्पल है यानी एक मशीन है, क्या है बताओ। एक रेस्टलेस बर्ड है, सीधी सी बात है, बेचैन पक्षी है, हमारा मन क्या है, एक बेचैन पक्षी की तरफ काम करता है। हाउ मेनी टाइम्स डज द पोएट यूज द वर्ड इंग्लैंड इन द सोल्जर, इन द सोल्जर जो कहानी है उसमें इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड या इंग्लिश, इंग्लैंड या इंग्लिश वर्ड का यूज कितने बार किया गया है। देखो कैसे क्वेश्चन आता है, बताओ कैसे क्वेश्चन आ रहा है कि जो सोल्जर हमारा जो कहानी है उसमें इंग्लैंड कितनी बार यूज किया गया है। तो याद रखना मेरे बच्चों, जो इंग्लैंड है वो 6 बार इसमें यूज किया गया, इंग्लैंड या इंग्लिश वर्ड का। हु वर द फिरौन,
फिरौन कौन है? फिरौन रूलर्स ऑफ इजिप्ट है, मिस्र के शासक हैं। रूलर्स ऑफ रोम है, रोम के शासक हैं। रूलर्स ऑफ इंडिया है, भारत के शासक हैं। रूलर्स ऑफ ग्रीस हैं, ग्रीस के शासक हैं। तो जो फिरौन है वो याद रखना रूलर्स ऑफ इजिप्ट हैं, यानी मिस्र के शासक हैं फिरौन। कौन है? मिस्र के फराहों, प्राचीन मिस्र के शासकों को कहा जाता है, जिसको फिरौन बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डॉग इन अ मैरिज प्रपोजल? मैरिज प्रपोजल में एक कुत्ता है, उस कुत्ते का नाम क्या है? उस डॉग का नाम क्या है मैरिज प्रपोजल में? गेस करो जल्दी से, गेस करो जल्दी से। तो इसका नाम ही गेस है। तो गेस करो जल्दी से, क्या हो गया? इसका नाम ही गेस है। मैरिज प्रपोजल में जो कुत्ता का नाम है, लोमोव के कुत्ते का नाम गेस था। यानी मैरिज प्रपोजल में एक लड़का है लोमोव, क्या है? लोमोव। उसके कुत्ते का नाम क्या है? गेस है। और नतालिया के कुत्ते का नाम लीप था। और नतालिया के पूछता है, नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था? लीप था। सवाल में डॉग, लोमोग के संदर्भ में पूछा जाता है अक्सर। अक्सर याद रखना, अगर जो उसमें गेस होगा और लीप होगा तो हमेशा आंसर मानोगे गेस। गेस जो है लोमोव के कुत्ते का नाम था, और कभी कभी पूछ दे नतालिया के कुत्ते का नाम क्या था, तब बोलना है लीप। वॉल्टर डे ला मारे मेक्स अस अवेयर ऑफ द। वॉल्टर डे ला मेयर हमें किस चीज से अवगत कराते हैं? किस चीज के बारे में अवेयर कराते? अवेयर का मतलब होता है अवगत कराना। किस चीज के बारे में अवगत कराते हैं? इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न, यानी आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों के बारे में। पॉवर्टी, गरीबी के बारे में। ड्रीम्स, सपनों के बारे में। पास्ट, क्या है भाई? पास्ट ग्लोरी, यानी पास्ट ग्लोरी का मतलब होता है अतीत के गौरव के बारे में क्या बताते हैं? बताओ। तो याद रखना, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों के बारे में ये बताते हैं वॉल्टर डे ला मेयर बताते हैं। ठीक है, वह हमें आधुनिक जीवन की अमानवीय स्थितियों से अवगत कराते हैं। 40 क्वेश्चन और है, कहीं जाना मत, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। मैं बता रहा हूं कि एकदम निचोड़ है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं, तो हल्के में मत लेना। 1 घंटा लग जाएगा टाइम तुम लोगों का। 1 बार 2 बार देखो वीडियो को, एग्जाम के जाने से पहले भी देखो इस वीडियो को, ठीक है ना। मैं बता रहा हूं, इससे बाहर नहीं आएगा, बहुत सारे क्वेश्चन इससे तुम्हारे लड़ने वाले हैं। हु सेज सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी? यानी हु सेज, कौन कहता है सिविलाइजेशन इज द मोड ऑफ कंडक्ट, सभ्यता आचरण का वह तरीका है जो मनुष्य को कर्तव्य का मार्ग दिखाता है। ऐसा कौन कहता है? तो भाई सिविलाइजेशन चैप्टर के जो ऑथर है वो कौन है? हमारे महात्मा गांधी हैं। हमारे महात्मा गांधी है, तो ये महात्मा गांधी ही कहेंगे। हु इज द स्पीकर इन माई ग्रैंड मदर्स हाउस? मैंने बताया माई ग्रैंड मदर हाउस के जो ऑथर हैं, जो स्पीकर हैं, वो कौन है? जो वक्ता है वो कौन है? तो ए ऑप्शन होगा, यानी कमला दास है। कौन है? कमला दास है, याद रखना, कवित्री है। द ग्रेट वोवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग, तो ग्रेट वोवेल शिफ्ट के दौरान क्या हुआ, यानी जो इसमें है वो किस चीज के बारे में ऐसा बताया जा रहा है? यानी अंग्रेजी के उच्चारण में भारी बदलाव हुआ था। क्या हुआ था? अंग्रेजी के उच्चारण में भारी बदलाव कब हुआ था? तो मिडिल इंग्लिश में हुआ था, यानी मिडिल एज में, यानी मिडिल इंग्लिश में ऐसा चेंज किया गया था। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर इज रिटन बाय, यानी कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी का मतलब है सुंदरता का कोई भी वस्तु, इज अ जॉय फॉर एवर, यानी कि हमेशा के लिए आनंददायी होता है। यानी कि क्या बोला गया? सुंदरता की कोई भी वस्तु हमेशा के लिए बहुत ही सुखमायक, आनंददायी होता है। किसके द्वारा ये लिखा गया है? ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन किट्स। जैसे ही लव ये सब के बारे में आए तो हमारे जॉन किट्स साहब इसमें बहुत ही आगे रहते हैं। यह बहुत प्रसिद्ध लाइन है जो जॉन किट्स साहब ने इसको लिखी है। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका क्या करते हैं? अपनी चेकबुक निकालते हैं और उस पर कितने रुपए लिखते हैं चेकबुक के ऊपर नानू काका? तो 1000 रुपीज, 1000 रुपये उसमें लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 1000 रुपये उस चेक पर लिखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के ऑथर, लेखक कौन है? बताओ जल्दी से, कौन है?
तो अधु कौन है हमारे इसमें? अरुंधति रॉय है। कौन है? अरुंधति रॉय है। हु इज द ऑथर ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वॉज हेडेड बाय, यानी स्टूडेंट्स ऑन आइस कार्यक्रम का नेतृत्व कौन कर रहा था? द प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस वॉज हेडेड बाय, हेडेड का मतलब होता है नेतृत्व करना। तो द प्रोग्राम जो था स्टूडेंट्स ऑन आइस, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था मेरे बच्चों? तो इसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा था? इसमें ऑप्शन नंबर ए जियोफ ग्रीन कर रहा था। कौन कर रहा था? जियोफ ग्रीन कर रहा था। हु वॉज द एनिमी सोल्जर इन द स्टोरी? द एनिमी, द एनिमी में एनिमी का मतलब शत्रु होता है। एनिमी का मतलब शत्रु होता है। इनेमी का मतलब शत्रु होता है। तो द इनेमी जो सोल्जर है, हु इज द इनेमी, इस स्टोरी में जो सोल्जर शत्रु है वो कौन है? द एनिमी में, बताओ। यानी द एनिमी कहानी में दुश्मन सैनिक कौन था? एक अमेरिकी था, एक ब्रिटिश था। कौन था दुश्मन सैनिक? जल्दी से बताओ। अमेरिकन था। कौन था? अमेरिकन था। कहां गया? यानी एन अमेरिकन दुश्मन सैनिक था। सावित्री इज रिटेन बाई, सावित्री किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ जल्दी से। सावित्री जो है वो श्री अरविंदो द्वारा लिखी गई है। सावित्री किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंदो। सावित्री महाकाव्य श्री अरविंदो ने लिखा है। इंग्लिश यूज्ड सिंस एडी 1500, यानी 1500 के आसपास से इंग्लिश को यूज किया जा रहा है। तो उसे क्या कहा जाता है? जो 1500 के आसपास इंग्लिश यूज किया जाता था उसको क्या कहा जाता है? तो उसे हम मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? मॉडर्न इंग्लिश कहते हैं। यानी 1500 ईस्वी के बाद की इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश कहलाती है। हु रोट आर्म्स एंड मैन, किसने आर्म्स एंड मैन लिखा है? बताओ जल्दी से। किसने आर्म्स एंड मैन लिखा है? तो जीबी शॉ ने आर्म्स एंड मैन लिखा है। किसने लिखा है? जीबी शॉ ने लिखा है। बेंजीज पेरेंट्स वर नोन एज द, बेंजी के माता पिता कौन थे? इसमें किसके रूप में जाने जाते हैं? बेंजी के जो माता पिता है तो जॉनसन्स थे। बेंजी के माता पिता जॉनसन्स टाइटल लगता था, इसलिए इसका नाम याद रखना, जॉनसन्स थे। हु इज द पोएट ऑफ नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स ऑफ फॉलिंग फास्ट के पोएट कौन थे? बताओ जल्दी से। कौन थे? कौन थे? W.H. ऑर्डन थे। कौन थे? W.H. ऑर्डन इसके कवि हैं। ठीक है ना। इन द पोएम स्नेक, सांप, द पोएट कंसीडर द स्नेक एज अ, कविता स्नेक में कवि सांप को क्या मानता है? बताओ जल्दी से। कवि जो है वो सांप को क्या मानता है? तो कवि जो है वो सांप को किंग मानता है। क्या मानता है? राजा मानता है। अकॉर्डिंग टू पर्ल्स एस बक द मेन क्वालिटी ऑफ इंडियन पीपल्स इज, पर्ल एस बक के अनुसार भारतीय लोगों का मुख्य गुण क्या है? बताओ जल्दी से। क्या है भारतीय लोगों का? क्या स्वार्थ होगा? नहीं। लालच, ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच होगा? नहीं। लॉयल्टी एंड ह्यूमैनिटी, यानी वफादारी और मानवता, यही एक पॉजिटिव ऑप्शन लग रहा है। तो यही आंसर होगा हमारा, लॉयल्टी एंड ह्यूमैनिटी होगा। यानी कि उन्होंने भारतीयों के वफादारी और मानवता से बहुत प्रभावित किया था। ये बाहर के एक ऑथर थे जो भारत विजिट किए थे, इंडिया देखे थे, और उन्होंने इंडियंस के बारे में बताया था। जो इंडियंस है वो लॉयल्टी एंड ह्यूमैनिटी है, वफादारी और मानवता उनमें भरा हुआ है। हु रोट अनटचेबल एंड कूली, किसने अनटचेबल एंड कूली लिखा है? बताओ जल्दी से। किसने अनटचेबल एंड कूली लिखा है? तो मुल्क राज आनंद ने लिखा है अनटचेबल एंड कूली। याद रखना, ये दोनों किताबें मुल्क राज आनंद की प्रसिद्ध रचना है। अनटचेबल एंड कूली ये दोनों अलग अलग है। मैकविटी मूव्स लाइक, मैकविटी एक किस तरीके से चलती है? वो सांप के तरीके से, टाइगर के तरीके से, लायन के तरीके से, डॉग के तरीके से। जो मैकविटी बिल्ली है, रहस्यमयी बिल्ली है, वो कैसे चलती है? बताओ जल्दी से। वो स्नेक की तरह चलती है। कैसे चलती है? वो एकदम बिल्कुल स्नेक, सांप की तरफ सट सट भाग जाती है। द बर्निंग घाट इरप्टेड, बर्निंग घाट को हम शमशान घाट कहते हैं। जो बर्निंग घाट है उससे क्या उगल रहा था? उगला, उससे हम बोलते हैं। तो याद रखना, ये जो हमारा दीप्त यानी चमक आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं फोसोफोरसेंस बोला जाता है। याद रखना इस चीजों को, ठीक है, जिसका हिंदी होता है दीप्ति या चमक, बर्निंग घाट में।
जो शमशान घाट होता है, ठीक है, यानी अजीब सी चमक, हम उसको बोलते हैं फोसोफोर्सेंस बोलते हैं, जिसको हम अजीब सी चमक कहते हैं। आई सोर टू सेव फायर फ्रॉम द सीन ऑफ, मैंने आग को डैश के पाप से बचाने की कसम खाई है, यानी कि आई सोर का मतलब होता है स्वेर का मतलब होता है कसम खाना। तो किस से हम कसम खा रहे हैं, यानी किस चीजों के लिए कसम खा रहा है, कभी आग को उसके किस लिए कसम खा रहा है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा भूलने, किससे, फॉरगेटफुलनेस, यानी भूलने के लिए कसम खा रहा है। यानी कभी आग को उसके भूल जाने के पाप यानी लाश को आधा जला छोड़ने से बचाना चाहता है, इसमें ये ऑप्शन होगा, ठीक है। तो फॉरगेट, हु इज द ऑथर ऑफ, देखो मैं डिटेल में बताऊंगा बाबू तो बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, इसलिए अभी ऑब्जेक्टिव देखो। तुम लोगों को जो डिटेल में चाहिए सारा चैप्टर तो कमेंट करोगे तो मैं डिटेल में भी बनाऊंगा। हु इज द ऑथर ऑफ हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस के ऑथर कौन है, बताओ जल्दी से कौन है इसके। तो ये जो हमारे डोरोथी एल सेयर्स हैं वो हाउ फ्री इज द प्रेस के क्या है, ऑथर है। और ये जो है एक निबंध लिखा है इन्होंने, हाउ इज द प्रेस एक क्या है, निबंध है, क्या है, एक निबंध है। व्हाट डज द वर्ड, इसका जो मतलब रेनेसा होता है, रेनेसा, रेनेसेंस मीन, इसका मतलब क्या होता है, रेनेसा शब्द का अर्थ क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो इसका मतलब होता है रीबर्थ, यानी पूर्ण जन्म होता है, पूछता है बार बार, बहुत भी आई है, रेनेसा शब्द का अर्थ रीबर्थ होता है। सेबियाई लिव्ड इन अ टाउन, जो सेबियाई है वो कहाँ रहता है, कौन से शहर में रहता है, हार्बर यानी बंदरगाह शहर में रहता है, हिल्ली यानी पहाड़ी शहर में रहता है, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक शहर में रहता है, यानी हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक शहर में रहता है, वो हार्बर शहर में रहता है, यानी एक बंदरगाह शहर में रहता है, ये याद रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना। यानी कि सेबियाई एक हार्बर टाउन बंदरगाह वाले शहर में रहता है। हु रोट द मैकबेथ एंड हैमलेट, बहुत ही फेमस है, किसने लिखा था, तो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, किसने लिखा था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था मैकबेथ एंड तुम्हारा ये हैमलेट, ठीक है। ये बहुत ही खतरनाक इनका स्टोरी है, कहानी है, ठीक है ना, एक नाटक है, महान नाटकों में शामिल है, ठीक है। टी.एस. इलियट was awarded the Nobel Prize for Literature in, इनको लिटरेचर में, साहित्य में नोबेल पुरस्कार टी.एस. इलियट को कब मिला था, बताओ जल्दी से। तो 1948 में मिला था, आजादी के एक साल बाद इनको मिला था। लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी इज फॉर्म, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी, कहां से पंक्ति लाइन कहां से उठाया गया है, किस पोएट से या किस कहानी से इस लाइन को उठाया गया है, लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वॉज सी इज फॉर्म, कहां से उठाया गया है, तो एन एपिटाफ से उठाया गया है, कब्र से उठाया गया है, एपिटाफ का मतलब कब्र होता है। द रोमांटिक रेविवल इज एसोसिएटेड विद, रोमांटिक पुनरुद्धार किससे जुड़ा हुआ है, बताओ कौन से ऐसे पोएट है, किससे जुड़ा हुआ है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है, किससे, विलियम वर्ड्सवर्थ से जुड़ा हुआ है। हु वांटेड टू किल द स्नेक, कौन सांप को मारना चाहता है, द पोएट मारना चाहता है, द नेबर पड़ोसी मारना चाहता है, द गार्डनर माली मारना चाहता है, द चिल्ड्रेन मारना चाहता है, कौन मारना चाहता है, बताओ जल्दी से मुझे। द पोएट मारना चाहता है, सांप को कौन मारना चाहता है, द पोएट। हु एसोसिएटेड विद यंग इंडिया, यंग इंडिया किस से जुड़ा हुआ है, महात्मा गांधी से, सरदार पटेल से, भगत सिंह से, सुभाष चंद्र बोस से, किससे जुड़ा हुआ है, बताओ जल्दी से। तो यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। यंग इंडिया एक पत्रिका है, यानी एक क्या है, हमारा पत्रिका है, ठीक है, संपादन महात्मा गांधी करते थे, जिसमें चैप्टर 1 में इसका जिक्र है यंग इंडिया के बारे में, यानी चैप्टर 1 कहानी में इसका जिक्र दिया गया है, ठीक है। हु गॉट द नोबेल प्राइज इन 1950, 1950 में इनमें से किसे नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखना, रसल साहब को दिया गया था, किसे दिया गया था, ब्रेटंड रसल साहब को दिया गया था। अ चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एक्सपोर्ट फ्रॉम द बुक,
अ चाइल्ड इज बॉर्न एक कहानी है। इस पुस्तक का एक अंश किस बारे में बताया गया है? इसका एक अंश जो है वो सेक्स एंड डिस्टिनी के बारे में बताया गया है। सेक्स एंड डिस्टिनी के बारे में इसमें बताया गया है कि जो बच्चा जन्म ले रहा है उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि भगवान का एक चमत्कार है, उस बारे में इसमें बताया गया है। ये जर्मिन गिर की किताब सेक्स एंड डेस्टिनी का एक हिस्सा है। ये पूछता है ए चाइल्ड इज बॉर्न के जो ऑथर है वो कौन है? जर्मेनियम गिर हैं। गिर से याद रखो, गिर हैं। और ये जो गिर साहब हैं ये कहां से इस चीजों को उठाए थे? तो सेक्स एंड डेस्टिनी से इस लाइन को उठा के इन्होंने एक कवि वो लिख दी, स्टोरी लिख दी। ठीक है, ये याद रखना। हु सेज आई हैव अ ड्रीम दैट माई 4 लिटिल चिल्ड्रेन विल वन डे लिव इन अ नेशन। यानी कौन कहता है मेरा एक सपना है कि मेरे 4 छोटे बच्चे एक दिन ऐसे राष्ट्र में रहेंगे। कैसे राष्ट्र में रहेंगे? कौन बोला ये लाइन? कौन, किसने कहा ये लाइन? तो ये जो बोला था मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये लाइन बोला था। द ईयर 1066 इज टेकन टू बी द एंड ऑफ द पीरियड। यानी वर्ष 1066 का जो काल है वो किस काल का अंत माना जाता है? 1066 किस काल का अंत माना जाता है? ओल्ड इंग्लिश का काल का अंत माना जाता है? मिडिल इंग्लिश काल का अंत माना जाता है? क्या मॉडर्न का अंत जाना जाएगा? नहीं, मॉडर्न का तो शुरुआती 1500 एडी के बाद हुआ है। ठीक है ना। इसके पहले का जो काल है वो 1066 किसका एंड माना गया है? ओल्ड इंग्लिश का एंड माना जाता है। यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का खात्मा हो गया था और मिडिल इंग्लिश स्टार्ट हो गया था। 1066 से लेकर अबाउट 1500 तक कौन सा इंग्लिश चला था? मिडिल इंग्लिश चला था। और 1500 के बाद कौन सा इंग्लिश हो गया था? मॉडर्न इंग्लिश आ गया था। हु रोट ट्रेन टू पाकिस्तान? ट्रेन टू पाकिस्तान किसने लिखी है? बताओ जल्दी से। तो खुशवंत सिंह ने लिखी है। किसने? खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान लिखी है। द सेंट्रल थीम ऑफ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का विषय क्या है? केंद्रीय विषय क्या है? क्या उसमें डेथ और सेपरेशन के बारे में बताया गया है? मृत्यु और अलगाव के बारे में बताया गया? प्रकृति यानी नेचर के बारे में बताया गया है? पॉलिटिक्स राजनीति के बारे में बताया गया? रिलीजन धर्म के बारे में बताया गया? तो धर्म के बारे में भी नहीं बताया गया, राजनीति के बारे में भी नहीं बताया गया है। तो उसमें डेथ और सेपरेशन के बारे में बताया गया है, जिसमें कि जॉन डन साहब की जो गर्लफ्रेंड है वो बिछुड़ रही थी, उसके बारे में इसमें बताया गया है। इन द अर्थ जॉनसन वॉज अ। द अर्थ में जॉनसन एक क्या था? बताओ जल्दी से। जॉनसन एक क्या था? एक पुअर फार्मर था, एक गरीब किसान था। हु रोट द पोएम द लेक आइल ऑफ इनसिफ्री? द लेक आइल ऑफ इनसिफ्री के पोएट कौन है? बताओ जल्दी से कौन है? तो इसके जो लेखक के इलसिफ्री के हैं वो आरबी हैं। आरबी दिया हुआ है सब? नहीं, अच्छा WV साहब है। हाँ, WV एट्स हैं। कौन है? WV एट्स, याद रखना। द लेक आइल ऑफ इनसिफ्री के WV एट्स हैं। स्टैंडर्ड ब्रिटिश इंग्लिश स्पीच केम टू बी नोन एज। मानक ब्रिटिश अंग्रेजी भाषण को किस रूप में जाना जाने लगा है? बताओ। तो ARP याद रखना, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन के बारे में जाना जाने लगा है। ठीक है, मानक अंग्रेजी उच्चारण को RP कहा जाता है, बस ये याद रखो। हु रोट डेविड कॉपरफील्ड? डेविड कॉपरफील्ड किसने लिखा है? तो डेविड कॉपरफील्ड जो है चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। द ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, जो ये ग्रांड सेंट्रल स्टेशन है वो किस चीज का सिंबल है? वो किस चीज का सिंबल बताया गया है? तो याद रखना इस चीजों को। ये जो है वो एस्केप यानी पलायन का सिंबल बताया गया, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। हु सेज देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव्ड लव? इसका मतलब हुआ, कौन कहता है अब एक घर बहुत दूर है जहां मुझे कभी प्यार नहीं मिला है? तो कमला दास ही बोले थे ना कि ऐसा घर जहां मुझे कभी प्यार नहीं मिला है। तो कमला दास ने माई ग्रैंड मदर हाउस कविता में अपने पुराने घर को याद करते हुए ये लाइन बोली थी। जॉन डन थिंक्स दैट इज सर्टेन। जॉन डन क्या सोचते हैं कि वो निश्चित है, ये हमें मिलना ही मिलना है। तो भाई मृत्यु, डेथ
एक ही क्या है, एक निश्चित है जो हमें सबको मिलना ही मिलना है एक दिन। यानी कवि का मानना है कि डेथ मौत निश्चित है, इसे कोई नहीं टाल सकता, इसलिए डरना क्या है, बेकार है। इसलिए तुम भी मत डरो और एग्जाम निर्भय से दो। मैं बता रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन एक बार दो बार रिवीजन करो, एक सेट दो सेट और मैं लेकर आने वाला हूं इंग्लिश में, बस 3-4 सेट मेरा देख लो। मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश लिटरेचर तुम लोगों का कहीं नहीं जाएगा, और भी मैं डीप में फिर पढ़ाऊंगा बाद में। अभी जो है एकदम बिल्कुल माइंड शांत करके इसको फिर से रिपीट करो, रिवीजन करो, और एग्जाम के एक दिन पहले मेरा 2-3 जो लिटरेचर का वीडियो होगा वो देख के जाना, ठीक है ना। तो टेंशन दूर। चलो तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, तब तक मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।